हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टेंथ ही नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों बहुत ही मतलब अच्छे हैं, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही रिलेटेबल है। कैसे हैं? तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि हम आज इसमें जानेंगे पूना पैक्ट के बारे में, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। और जानेंगे कि गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और समझते हैं इसके जितने भी डायमेंशंस हैं। तो दोस्तों, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अगर हम लोग देखें ना, तो ये फ्रीडम फाइट का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों टर्निंग पॉइंट था? तो अगर हम लोग देखें तो इंडिया ऑन फायर, बिकॉज बोल सकते हो कि 1930 से पहले आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स और गांधी जी के बीच में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये सॉल्ट सत्याग्रह जो था, ये एक लोगों को यूनाइट करने का एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। हम लोग देखें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो लोगों का एक यूनिटी जो हम लोग को दिखा, वो कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस में एक और गुस्से के साथ हम लोग देखें कि लोग सामने आए। और इसके बावजूद दोस्तों सामने आए ही नहीं, देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने बहुत हद तक गांधी जी का समर्थन भी दिया। आप अगर देखो दोस्तों, तो इंडिया भर गया था सत्याग्रह और प्रोटेस्ट से, जो कि ब्रिटिशर्स जो थे अब डिसाइड किए गांधी जी से कि भाई इतना ज़्यादा हो रहा है तो अब हमें बात करनी चाहिए। तो अब एक क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया लंदन में, ठीक है। और जो कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स थे रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों, उन्हीं के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि गांधी जी आप देखोगे तो उसमें नहीं जाएंगे। मैं बताऊंगा आगे क्यों। तो दोस्तों, सबसे अहम बात तो ये है दोस्तों कि गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, मतलब पैक्ट हुआ था। पैक्ट क्या है दोस्तों? तो गांधी जी जो मास मूवमेंट चला रहे थे, ये इरविन को तो पसंद आ नहीं रहा था। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, हम तभी रोकेंगे जब तुम हमारी कुछ बातों को मानोगे, ठीक है। तो असल में दोस्तों इनकी जो मांगे थी, असल में इसको 11 पॉइंट्स डिमांड कहा जाता है दोस्तों। 11 पॉइंट डिमांड में एक्चुअल में क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखोगे तो गांधी जी ने बोला था कि हमारे जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट में आए थे समर्थन के लिए, उनको रिहा करो। सॉल्ट पे टैक्सेस कम करो, या फिर बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं उनमें आप टैक्सेस कम करो। या अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे बहुत हद तक लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, या फिर ब्रिटिशर्स के जो द्वारा जो भी टॉर्चर किए जा रहे एस्पेक्ट थे, गांधी जी उन्हीं पे आवाज़ उठा के और 11 पॉइंट्स को डिमांड में रखते हैं। दोस्तों, इसी 11 पॉइंट्स में एक पॉइंट माना जाता है कि भगत सिंह का भी था, लेकिन भगत सिंह के उस मुद्दे को ब्रिटिशर्स ने खारिज कर दिया, ये बोल के कि नहीं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी था, इसी के लिए हम इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या होता है कि पहला आप लोग देखोगे तो गांधी जी मान गए कि ठीक है, हम लोग अब लंदन जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों कि अगर ब्रिटिशर्स 11 पॉइंट की डिमांड को मांग लेते थे ना, तो हम लोगों के लिए वो उस टाइम पे बहुत बड़ी सफलता थी। क्योंकि हम लोग तो असल में लड़ रहे थे ना, किस लिए? तो पार्लियामेंट में हम लोग को पोजीशन चाहिए था, ये हमारा अहम गोल था। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 चला दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले और वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग अगर देखें दोस्तों, तो दोनों टाइम्स में हम लोग देखें कि पॉलिटिकल पावर के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे, हम लोग को पार्टिसिपेशन चाहिए था। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर बोल सकते हो कि 1927 में हमारे यहाँ साइमन कमीशन आता है, और वो कमीशन भी इसीलिए आता है कि इंडियन को कुछ पावर एंड पोजीशंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अंत में लोगों को बोल देता है कि नहीं भाई, तुम लोग अभी एलिजिबल नहीं हो इस पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो ये लोगों को हर्ट करने वाला जो ये थॉट उसने बोला, तो क्या हुआ कि लोग अब सोच लिए कि नहीं, अब तो अपना स्वराज बनाना है, पूर्ण स्वराज के एस्पेक्ट पे आगे बढ़ना है।
तो इसी के एस्पेक्ट पे दोस्तों होता क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस का शुरुआत होता है। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम मिलेंगे या फिर इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन क्या होता है, अब चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझते हैं। तो 1930 में जब ये मीटिंग लंदन में होता है, तो इसमें जो अटेंडी रहते हैं, जो मिलने के लिए जाते हैं दोस्तों, वो मुस्लिम लीग था, दलित समुदाय था, सिख थे, इंडिया के प्रिंसेस थे, या फिर एंग्लो इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स राज्य के अंदर थे। उसके बावजूद तब भी गांधी जी या फिर बोल सकते हो कि कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट किया था और नहीं गए थे। गांधी जी उस टाइम पे जेल में थे क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस पीक पॉइंट पे था दोस्तों, तो इसके कारण उनको उस टाइम पे अरेस्ट भी किया गया था। मूवमेंट तो चल रहा था, लेकिन रिजल्ट क्या था, कुछ नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेस वहां पे नहीं जाती तो वहां पे कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा था। तो ब्रिटिशर्स को दिख गया कि अगर गांधी जी नहीं आएंगे, इट मीन्स कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, तो बात ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो नहीं, उनको अब आना पड़ेगा। अब उसके बाद से दोस्तों सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जो 1931 में होता है। अब यहाँ पे आप समझो, तो गांधी जी अलोन रिप्रेजेंटेड थे कांग्रेस के, कहाँ पे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मतलब इकलौते यही गए थे उस मीटिंग को होस्ट करने के लिए कांग्रेस के तरफ से। तो होता क्या है कि सभी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, दलित आए थे, सब मुस्लिम्स आए थे, क्रिश्चियंस भी आए थे और प्रिंसेस भी आए थे। बट ये जो मीटिंग था दोस्तों, एक बैटल फील्ड बन गया। बैटल फील्ड किसके बीच में बना, तो यहाँ पे गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक बैटल फील्ड बन गया। दोस्तों बैटल फील्ड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दा था वो सेपरेट इलेक्टोरेट का था। सेपरेट इलेक्टोरेट को मैंने अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा दोस्तों आपके लिए, तब तक अभी आप यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि बी आर अम्बेडकर का मांग था कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और गांधी जी को चाहिए था कि नहीं, मुझे हिंदू समाज का हिस्सा, ये जो है वो भी हिंदू समाज के हिस्से हैं, तो अलग से सीट क्यों मिलेगी, उनको नहीं मिलेगा अलग सीट। और ऊपर से जिन्ना का हम लोग डिमांड देखें तो मुस्लिम राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर मुस्लिम समुदाय के लिए भी आए थे ये बात करने के लिए। तो बहुत सारे वॉइसेस जो अलग अलग डायमेंशन से आ रही थी, मतलब कि गांधी जी अपने विचारों को रख रहे थे, बी आर अम्बेडकर अपने विचारों को, और मुस्लिम कम्युनिटी से जैसे जिन्ना जी आए थे वो अपनी विचारों को रख रहे थे। तो इसके कारण दिखता है कि एक नेशनल यूनिटी दिखता ही नहीं है। तो जब नेशनल यूनिटी नहीं दिखेगा तो कॉन्फ्रेंस तो फेल हो जाएगा दोस्तों। तब होता क्या है कि 1932 में कम्युनल अवार्ड जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा पास कर दिया जाता है। ये क्या था, अब इसको समझिए थोड़ा सा। तो क्या था, ब्रिटिशर्स ने बोला ना कि दलितों को अब एक के सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है। उसके बाद से गांधी जी को ये पसंद नहीं आता है, तो गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पे चले जाते हैं, और एक देश भर में दोस्तों एक इमोशनल वेव चलता है। इमोशनल वेव क्यों, क्योंकि गांधी जी के ही लोग तो समर्थन थे। फाइनली गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है और दलितों को रिजर्व सीट मिलता है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अब समझते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट क्या था और एग्रीमेंट से इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो उसको भी समझे। तो होता क्या है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से ब्रिटिश के जो पीएम थे रामसे मैकडोनल्ड, वो क्या करते हैं कि कम्युनल अवार्ड जो है घोषित कर देते हैं, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिश ये दलितों के लिए, जो डिप्रेस क्लास थे उनके लिए घोषित कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि उनके लिए जो वोट होगा वो सेपरेटली होगा, और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी होगा वो भी उनका अपना होगा, और इनका एक अलग ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगा। मतलब दोस्तों इनका एक अपना कंट्री होगा। इन सिंपल टर्म्स अगर हम लोग देखें तो दलितों के लिए एक छोटा सा अपना एक कंट्री हो जाता है, जिसका गांधी जी अपोज कर रहे थे। और गांधी जी बोले कि नहीं, वो एक हिंदू कम्युनिटी है और हम इसका परमानेंट डिवीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी के कारण गांधी जी फास्ट टू डेथ, मतलब आमरण अनशन पे चले जाते हैं दोस्तों। कहाँ पे, तो यारवादा के जेल में जो पुणे में है दोस्तों, और बोलते हैं कि ये अलग इलेक्टोरेट हिंदू यूनिटी तोड़ देगा, क्योंकि हम लोगों को हिंदू यूनिटी फॉर्म करना है तो सभी हिंदुओं को एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। इसके कारण क्या होता है कि एक नेशनल पैनिक क्रिएट होता है, इमोशनल प्रेशर बिल्ड होता है बी आर अम्बेडकर पे, क्योंकि वो दलितों के लीडर थे दोस्तों। और अब अगर आप लोग समझो, इसके अलावा क्या इतना ही अंत था, नहीं।
इसके बाद अगर आप लोग देखो दोस्तों, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी इन पे बहुत ज़्यादा था। पॉलिटिकल प्रेशर बी आर अम्बेडकर पे कैसे था, इसको अभी अगर हम लोग समझें तो आपको पता होगा दोस्तों कि उस टाइम पे कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के में जो लीडर्स हुआ करते थे वो मैक्सिमम जमींदार थे या फिर अमीर घराने या ऊंची वर्ग के थे, ठीक है, जिनके जो कास्ट में अपर कास्ट के हुआ करते थे। तो होता क्या था कि उन्होंने देखा कि बी आर अम्बेडकर जो कि दलित समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कारण जो गांधी जी हैं अब वो चले गए हैं आमरण अनशन पे। तो क्या होता है ना कि अब इनको दिखता है, कांग्रेस पार्टी को दिखता है कि भाई बी आर अम्बेडकर के कारण गांधी जी अगर इस तरीके का अगर आमरण अनशन पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश हित के लिए बहुत बुरा है। और यही रीज़न है कि बी आर अम्बेडकर पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बी आर अम्बेडकर को इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि नहीं, अगर गांधी जी को कुछ होता है तो हमारे दलित समुदाय पे और भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो अंत में दोस्तों होता क्या है कि गांधी जी से मिलने के लिए पूना के जेल में चले जाते हैं बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर फिर मानते हैं कि नहीं, हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किस लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? तो पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था दोस्तों? तो बी आर अम्बेडकर जी जो थे, अंबेडकर जी वो चले गए थे पूना के जेल में गांधी जी से मिलने। उन्होंने अपनी बातों को रखा कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, लेकिन गांधी जी ने बोला कि भाई तुम सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों मांगते हो, तुमको हम सभी जगह से इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे ना, तुमको हम रिजर्वेशन दे देते हैं, ठीक है, तुमको हम रिजर्वेशन देते हैं, तुम क्यों मांगते हो इस तरीके की बातें। तो होता क्या है दोस्तों कि सेपरेट इलेक्टोरेट फिर वहां से विड्रॉ ले लिया जाता है और उसके बाद से रिजर्व कर दिया जाता है सीट दलितों के लिए, और जो कि पहले जो सीट हुआ करता था 71 अब हो जाता है 147, जो कि जॉइंट इलेक्टोरेट में दोस्तों। और उसके बाद से देखें तो पॉलिटिकल सेफ गार्ड तैयार हो जाता है। कैसे? तो दलितों को अब जॉब मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, और इसके कारण क्या होगा कि एक सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट होगा, सोसाइटी में एक जस्टिस आएगा या फिर नेशनल यूनिटी आएगा दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात की जाए दोस्तों, तो दलितों को क्या मिला? एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, या फिर अगर आप लोग देखो तो जो शेड्यूल कास्ट थे उनको एक रिजर्वेशन मिला दोस्तों, जो आज के टाइम पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल में देखें दोस्तों तो एक इथिकल नेगोशिएशन तैयार हो जाता है प्रेशर के कारण, क्योंकि हम लोग देखें ये जो प्रेशर था, ये प्रेशर आपको मतलब किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता था कि या फिर गलत इम्पैक्ट दे सकता था या फिर अच्छा इम्पैक्ट। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इस प्रेशर के टाइम पे एक बहुत ही न्यायपूर्ण नेगोशिएशन होता है दोस्तों। ये टर्म मैं क्यों आपको बताया हूँ, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम लोगों के साथ एथिकल नेगोशिएशन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ है। अगर इंडिया आज़ाद होता और पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता दोस्तों, तो ये एक एथिकल नेगोशिएशन होता है, जिसके कारण होता क्या कि हिंदू मुस्लिम या फिर जितने भी समुदाय के लोग हैं मिल के रहते। और पहले कहा जाता है कि एक टाइम पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा था वो कतई बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। ये आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी देखा होगा दोस्तों। लेकिन हम लोग अपना रूट को खराब कर लेते हैं आज़ादी के बाद ही, क्योंकि उसके के बाद हम लोग देखते हैं कि हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेशनल बाउंड्री ना होके दोस्तों, एक हिंदू और मुस्लिम का एक बाउंड्री वॉल बन चुका है, जो कि एक कम्युनिटी वॉर या फिर एक बोल सकते हो कि हमेशा से एक कम्युनिटी एस्पेक्ट से इस बाउंड्री लाइन को देखा जाता है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे जो थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में, ये क्या होता है, तो कांग्रेस ने इसको पूरा बॉयकॉट किया। और उसके बाद से जो प्रिंसली कुछ स्टेट थे, जो राजघराने थे या फिर कुछ लॉयल लोग आए थे, तो वो लोग क्या किए कि इसको ज्वाइन किए। उसमें बी आर अम्बेडकर भी थे दोस्तों। और ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब हम लोग अपना लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जो कि हमारे एक देश का एक संविधान का शुरुआत होता है दोस्तों। यही है हमारा फ्यूचर में बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से समझो इस चीज़ों को, तो क्या ये दौर इतना ईजी था? क्या नहीं, ये हमारा जो डिमांड था दोस्तों ऑन एंड अराउंड अगर हम लोग देखें तो मेनली पिक पे तब आता है जब 1900 का या फिर बोल सकते हो 20वीं शताब्दी का शुरुआत होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग का बढ़ जाता है। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ने का मतलब है दोस्तों पावर का डिमांड करना, ठीक है। अब पावर का जैसे ही डिमांड हम लोग करेंगे तो हम लोग बहुत तरीके की आवाज़ें उठाते थे। आवाज़ वर्ल्ड वॉर से पहले भी हम लोग की बुलंद थी और आवाज़ वर्ल्ड वॉर के बाद भी बुलंद हो गई। लेकिन अगर आप लोग देखो तो वर्ल्ड वॉर के बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, जो लोगों के बीच में चिंगारी का काम करता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूथ का
मुस्लिम्स का या फिर आप लोग देखो तो सभी वर्ग के लोगों का एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखता है, लेकिन बाद में इसे चौरा चौरी के नाम से दबा दिया जाता है। और उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग देखें तो फिर यही चिंगारी फिर आग का काम करती है जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दौर आता है। और यही वो जो आग है दोस्तों जो मजबूर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाने पे मजबूर करता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक आपके लिए मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।